we are going to start the new chapter, that is chemical kinetics. ठीक है, so let's start with the meaning of the word chemical kinetics. ठीक है, so chemical you understand, related to chemicals, kinetics is the movement, the speed. ठीक है, so what is chemical kinetics? It's a branch of chemistry which deals with the rate of a chemical reaction, कि कोई reaction कितनी तेजी से हो रहा है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उस रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं. क्लियर है? सो केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अब सारे रिएक्शंस जो हैं वो एक ही स्पीड पे नहीं होते हैं. कुछ रिएक्शंस होते हैं वो इंस्टेंटेनियस होते हैं, वो इतने तेज हो जाते हैं कि डालते ही हो जाते हैं. ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता. राइट, सो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस हैं वो यूजुअली क्या होते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस. एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन भी एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कर रही हूँ NaCl के साथ, so the moment I mix them together, I immediately get white precipitates of silver chloride. ठीक है, so my eye can't catch this reaction happening. ठीक है, तो this is the first category of reactions and they are instantaneous. ठीक है, that they are happening very quickly. जितने भी आपके आयनिक टू आयनिक रिएक्शंस हैं वो सारे इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस हैं, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड्स नहीं ब्रेक होने. ठीक है, सो देयर इज नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस. इट्स जस्ट अ कैटायन एंड एनायन आर टुगेदर एंड दे एक्सचेंज प्लेस. ठीक है, तो कोई पुराने बॉन्ड्स नहीं ब्रेक होने, कुछ नए बॉन्डिंग नहीं होनी, कुछ नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग नहीं होनी. ठीक है, so that is why they are so quick. The second type of reactions are extremely slow reactions. जैसे आपका rusting of iron. ठीक है, you can take another one. You could take curdling of milk. That is दही जमाना. ठीक है, and this is लोहे पे जंग लगना, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था. They are so slow कि virtually आप अगर उसके सामने बैठ जाओ तो आपको रस्ट लगते हुए दिखेगी नहीं, आपको दही बनते हुए दिखेगा नहीं. ठीक है, सो दे आर वेरी स्लो. राइट, उसके बाद देन देयर आर सर्टेन रिएक्शंस व्हिच आर मॉडरेट. दैट मींस यू कैन सी देम टेकिंग प्लेस. ठीक है, जैसे एस्टर हाइड्रोलिसिस ले लो. ठीक है, तो वो धीरे धीरे होएगा और आपको दिखेगा. या डीकॉम्पोजिशन ले लो. ठीक है, ऑफ N2O4 into 2NO2. So this is going to happen pretty slow but not very slow. Clear? तो you can make out कि कब ये ट्रांसपेरेंट से धीरे धीरे रेडिश ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हो. You can take ester hydrolysis like I told you. अगर आप इसको देख करो in the presence of NaOH aqueous. ठीक है, so you can again see this reaction happening. ठीक है, so these are the three types of reactions. PCl5 on decomposition is going to give you PCl3 plus Cl2. ठीक है, आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिख रहा है. राइट, नाउ ये रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हम किसी चीज की स्पीड, किसी कार की स्पीड देख रहे हैं, है ना, हम किसी व्हीकल की स्पीड नोट कर रहे हैं, हम कैसे करते हैं? वी सी द चेंज इन पोजीशन, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. है ना, उसी तरह अगर हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड देख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की अपॉन टाइम कर सकते हैं. ठीक है, सो अब रिएक्टेंट ले प्रोडक्ट ले एक ही बात है. So the rate of the reaction कैसे निकाल सकते हैं हम? अब जो जैसे जैसे रिएक्शन होता है वैसे वैसे क्या होता है, आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है. तो क्या आएगा? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट
ओवर टाइम टेकन, ठीक है। या अगर हम प्रोडक्ट देखें तो कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं। सो रेट ऑफ द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी taken as increase in concentration of product over time taken, ठीक है। डिक्रीज इंक्रीज क्यों ले रहे हैं? जब एक रिएक्शन शुरू होता है तब आपके पास काफी सारा रिएक्टेंट होता है और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रिएक्टेंट यूज होता जाता है और प्रोडक्ट बनता जाता है। इफ यू रिमेम्बर हमने एक ये ग्राफ भी किया था जिसमें हमने y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ली थी आपकी, ठीक है, और x एक्सिस पे आपने टाइम लिया था, ठीक है। तो आपके रिएक्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है? दिस इज फॉर योर रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे बनता है? दिस इज फॉर योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्लियर है? सो दिस इज द वेरी बेसिक वर्जन। अब इसी को मैं केमिस्ट्री के टर्म्स में कैसे लिखूंगी? देयर आर टू रेट्स, वन इज इंस्टेंटेनियस रेट एंड वन इज एवरेज, ठीक है। दो रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। लॉजिक बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर मैंने इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द इंस्टेंटेनियस रेट? सो रेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ठीक है, डी बाय dt ऑफ PCl5 और यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? Why I am taking d by dt? It means very small amount of time, ठीक है, for that instant, that fraction of a second. And square brackets किस लिए यूज होती हैं? concentration के लिए। PCl5 मेरा reactant है, इसकी concentration कम हो रही है तो इसलिए यहाँ पे क्या आया है? माइनस। This can also be equal to d by dt of PCl3, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं आया क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। दिस कैन ऑल्सो बी इक्वल टू d by dt of Cl2. So this is the way I can find out the instantaneous rate of reaction. अगर मैंने एवरेज रेट निकालना है, ठीक है, तो the only difference is that instead of d and d by dt I am going to use delta upon delta t. Delta means change, ठीक है, क्योंकि average is for some considerable time. So it's going to be minus change in concentration of reactants over time. So that is going to be delta upon delta t of PCl3 and that is going to be delta upon delta t over Cl2. Clear है? Please take a note of this. Now let's move forward after this. I have two examples here, ठीक है। इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी दिए हुए हैं। Now let's see हम इनके रेट एक्सप्रेशंस कैसे लिखेंगे, ठीक है। So let's see, हम इंस्टेंटेनियस रेट ले लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा? अब जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कैसे आ जाएगा? इट्स गोइंग टू बी -1 अपॉन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे 2 है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो हम उसको कैसे लिखेंगे? -1/2 इंटू d by dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटू O5। सो स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉन्सेंट्रेशन माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ आया? सबसे पहले आया 1 अपॉन करके, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/4 इंटू d by dt ऑफ NO2, दैट इज गोइंग टू बी, अब इधर है ही नहीं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सो यू डोंट नीड टू मेंशन एनीथिंग, राइट। सो सिमिलरली इफ यू हैव टू राइट डाउन द एवरेज रेट, कैसे हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी -1/2 और d by dt की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा अपॉन डेल्टा t, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी 1/4 इंटू डेल्टा ओवर डेल्टा t ऑफ NO2 and that is going to be simply delta over delta t over
So this is change in concentration of oxygen with respect to time. This delta is change, so change in concentration of NO2 with respect to time and change in concentration of N2O5 with respect to time. ठीक है, क्लियर है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कैसे आए, 1 अपॉन, तो यहाँ 2 था तो -1/2, यहाँ 4 था तो 1/4, माइनस क्योंकि ये रिएक्टेंट है, प्लस क्योंकि ये प्रोडक्ट है। सो सिमिलरली लेट्स राइट डाउन, कोई एक लिख लेते हैं, लेट्स से इंस्टेंटेनियस लिख लेते हैं। So it's going to be -1/5 into d by dt of Br negative, that is going to be equal to minus d by dt of BrO3 negative, that is going to be a product आ गया, तो प्लस आ गया 1/3 क्योंकि 3 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, into d by dt of Br2, that is going to be 1/3 into d by dt of H2O. ठीक है, so I hope it's clear till here. Now what are the factors जो एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। So the first factor is the concentration of the रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होएगी तो क्या होएगा, तो ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे। सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, राइट। नंबर 2 इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ यूजुअली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मैक्सिमम रिएक्शंस जो हैं उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है दैट हेल्प्स द रिएक्टेंट्स टू रीच दैट एनर्जी बैरियर। ठीक है, आगे जाके हम ये कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो अभी आप याद रखिए कि मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस में जब टेम्परेचर बढ़ता है, rate of the reaction increases, and what is the general rule is that the rate of a reaction doubles itself for every 10-degree rise in temperature. Clear है? And now the next one is the nature of the reactants and products. Okay, this means that it completely depends upon what type of bonding is there. ठीक है, and नंबर 1 व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज देयर, आयनिक बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, रिएक्टेंट्स के बीच में विद इन अ रिएक्टेंट किस तरह की बॉन्डिंग है। ठीक है, एंड हाउ मेनी बॉन्ड्स हैव टू बी, हाउ मेनी बॉन्ड्स हैव टू बी ब्रोकन। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने नाइट्रिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराना है, if NO has to react with O2, this reaction is a instantaneous or it's a very fast reaction. ठीक है, बट अगर CO को O2 से रिएक्ट करके CO2 बनाना है, so this is a slow reaction. क्लियर है? So it depends कि reactants कौन से हैं। ठीक है, राइट। सो जबकि रिएक्शंस आप देखो एक जैसे दिख रहे हैं, बट इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट कि आपका रिएक्टेंट क्या है यहाँ, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू, नेक्स्ट इज कैटलिस्ट। ठीक है, सो व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस
or decreases the rate of the reaction greatly, ठीक है, and comes out unaltered once the reaction is over. तो कैटलिस्ट क्या है कि वो रिएक्शन में समटाइम्स इंटरमीडिएट भी बना लेता है, पर उसका मेन काम क्या है कि वो रिएक्शन की स्पीड को बहुत तेज कर देता है, ठीक है, या बहुत स्लो कर देता है. यूजुअली हम रिएक्शन को बहुत तेज करने के लिए कैटलिस्ट्स यूज करते हैं, ठीक है. तो कैटलिस्ट्स दे सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड सेव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डू द थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट्स इन ग्रेट डिटेल्स, ठीक है. तो कैटलिस्ट क्या है, अगर आपके पास कैटलिस्ट होएगा तो आपका रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा तेज हो सकता है, ठीक है. नाउ एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो कैटलिस्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट में उसका कोई रोल नहीं होता, बीच में इट मे फॉर्म एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है. गॉट इट. सो दैट इज देयर. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसमें कोई भी रिएक्शन होता है, ठीक है, वो कैटलिस्ट के बिना नहीं होता. जैसे डाइजेशन भी होता है तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स चाहिए होती हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. सो एंजाइम्स आर कैटलिस्ट्स, ठीक है. अगर एंजाइम नहीं होगी तो हमें एक मील जो ऑन एन एवरेज 3 to 4 आवर्स में हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, उसके लिए 50 साल लग जाएंगे, ठीक है. सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट. क्लियर है. उसके बाद है सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है. एक छोटा सा इसका एग्जांपल लेते हैं. जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे ये एक मोटी सी लॉग ऑफ वुड है, ठीक है, तो जब मैं इसको जलाऊंगी मुझे काफी सारा टाइम लगेगा. लेकिन अगर मैं इसी लकड़ी के ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े कर दूं इसी लॉग ऑफ वुड के, ठीक है, तो क्या होगा, ये रिएक्शन बहुत तेज होएगा. क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक बड़ी सी लॉग है, पर इसका जो सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है कंबशन के लिए, आग पकड़ने के लिए, वो बहुत कम है. जब मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक है, राइट, या मैंने इसकी सॉडस्ट बना दी, तो क्या हुआ, मैंने उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है. तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतनी ज़्यादा जगह मिलेगी रिएक्शन के लिए, या उतनी ज़्यादा अफेक्टिव कोलिजन्स होंगी. अगेन विल कम टू दिस कोलिजन थ्योरी. मैं वापस ये एग्जाम्पल लूंगी, ठीक है. सो whenever the surface area is increased, the number of effective collisions increase. क्योंकि कोई भी रिएक्शन कैसे होता है, जब रिएक्टेंट्स आपस में बजते हैं, ठीक है, राइट. सो बिकॉज ऑफ collisions happening between them, तो क्या होएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है. सो द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. क्लियर है. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स, राइट. और एक लास्ट फैक्टर और यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, दैट इज एक्सपोजर टू रेडिएशंस. नॉर्मली रिएक्शंस जो है उनका रेट इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू यूज यूवी रेज, नॉट इंफ्रारेड रेज, क्योंकि इंफ्रारेड रेज की एनर्जी तो विजिबल लाइट से भी कम होती है. तो अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज करेंगे, सो इट इज प्रोवाइडिंग दैट एनर्जी टू द रिएक्टेंट्स, ठीक है, जिससे वो जल्दी अपना एनर्जी बैरियर क्रॉस कर सकेंगे और रिएक्शन जल्दी हो सकेगा, ठीक है. क्लियर है. सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. उसके बाद आ जाते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन पे, ठीक है. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the reactants. ये आपने इक्विलिब्रियम में भी किया था क्लास 11th में, ठीक है. सो अगर मैं कर रही हूँ एक रिएक्शन, A plus B is giving C, let's say this is a basic reaction. So rate of the reaction is going to be directly proportional to the concentration of
द रिएक्टेंट्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन आपने 11th में भी किया हुआ है। क्या कहता है ये? रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ मैंने एक रिएक्शन लिया, A plus B is giving C, so rate of reaction is directly proportional to product of concentration of reactant, square bracket means concentration। ठीक है, या rate of the reaction is going to be equal to K into concentration of the reactants, जहाँ K क्या है आपका? रेट कांस्टेंट है। अगर मैंने K को डिफाइन करना हो तो मैं क्या करूंगी? मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपने कोई कांस्टेंट डिफाइन करना है तो आपने साथ वाली चीजों को यूनिटी या 1 बना देना है। तो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इक्वल्स टू 1, ठीक है, देन your rate of the reaction is going to be equal to K। तो रेट कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? रेट कांस्टेंट है क्या? इज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द reactants is unity। ठीक है, is it clear to you? So the next is characteristics of rate constant। ठीक है, जो आपका रेट कांस्टेंट K है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट, इट इज डिटर्मिनिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज जितनी हाई वैल्यू होएगी K की उतना तेज आपका रिएक्शन होगा, जितनी वैल्यू कम होएगी उतना स्लो रिएक्शन होएगा। ठीक है, नंबर 2, हर एक रिएक्शन के K की वैल्यू डिफरेंट होती है, सो डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ K। नंबर 3, एक गिवन रिएक्शन के लिए भी K की वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट इज कांस्टेंट फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इट विल चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? एंड नंबर 4 एंड लास्ट इज दैट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, इट इज इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ओके, नाउ व्हाई आई हैव गिवन दिस हियर इज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इसमें आपको MCQ आ सकते हैं, इट्स लाइक अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, so next thing that we are going to learn here is the rate law expression। ठीक है, so what is a rate law expression? पहले हम इसको समझते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि A plus B is giving C। ठीक है, so let's say there are A moles of A and B moles of B and is giving C moles of C। ठीक है, so now तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू B रेज टू पावर X एंड Y। ठीक है, राइट? सो ये जो X है मे और मे नॉट बी इक्वल टू A एंड Y मे और मे नॉट B इक्वल टू B। ठीक है, तो ये जो X और Y है ये कैसे डिटरमिन किया गया कि कितना A और कितना B जो है वो अफेक्ट कर रहा है स्पीड ऑफ द रिएक्शन को? दिस X एंड Y आर कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। ठीक है, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? ठीक है, सो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? It is the mathematical expression as per which the rate of the reaction is proportional to the product of concentration of reactants raised to power the stoichiometric coefficients, जो हमने कैसे डिटरमिन किए? एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन। और जरूरी नहीं है कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर हो। सो दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। बहुत ज्यादा एप्लीकेबिलिटी है इसकी आगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है,
So the next term that we are going to study here is order of the reaction. Now we are going to study is order of the reaction. Let's assume मेरे पास एक reaction है A plus B plus C is giving you some products, ठीक है, एंड इसका लेट्स से आपको रेट लॉ दिया हुआ है, दैट रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है, रेट इज के ए टू द पावर पी बी टू द पावर क्यू एंड सी टू द पावर आर. तो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द सम of the stoichiometric coefficients as mentioned in the rate law. तो क्या हो जाएगा P plus Q plus R. तो जो आपकी केमिकल इक्वेशन है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इट इज द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स as mentioned in the रेट लॉ, ठीक है. नाउ जो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट दिस एक्सप्रेशन. इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1. यहाँ 2 दिया हुआ है तो ऑर्डर क्या हो गया 2, और यहाँ क्या हो गया, दिस मीन्स 1, तो ऑर्डर क्या हो गया 1 प्लस 1/2, दैट इज 3/2 या 1.5. सो यू कैन हैव अ फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑल्सो. और इधर देखो, इधर जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 0 दिया है, दैट मीन्स इन दिस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन is not dependent on the concentration of reactants. So probably you have catalyst can be the other factor, you could have temperature, you could have pressure. तो और बहुत सारे factors हैं जो reaction के rate को change कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपका order क्या हो गया 0. So you can also have a 0 order reaction, ठीक है. So take a screenshot of this. So the last topic for today is units of rate constant. Rate constant क्या था K. अगर आपको एक पर्टिकुलर इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है तो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स बहुत आसान तरीका है, मोल्स पर लीटर 1 माइनस n इंटू एस माइनस 1, जहाँ n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. आपको स्पेसिफिकली एक एक चीज लिख के इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है. जैसे लेट्स से देयर इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है. चलो सारे कर लेते हैं. पहले आ जाते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन पे. तो आपका n क्या है 0, तो यूनिट्स क्या हो जाएंगी k की. सो लेट्स लुक हियर, मोल्स पर लीटर 1 माइनस 0 s माइनस 1. तो क्या हो गया, मोल्स पर लीटर 1 माइनस 0 इज 1 NS minus 1. तो क्या हो गया, मोल्स पर लीटर NS minus 1. उसके बाद आ जाते हैं, सो दिस इज फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन. नेक्स्ट इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब n इक्वल्स टू 1. तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, मोल्स पर लीटर 1 माइनस 1 S माइनस 1, दैट इज मोल्स पर लीटर 1 minus 1 is 0. Anything to the power 0 is 1. तो क्या रह गया, सिर्फ s minus 1, क्योंकि ये सारा क्या बन गया, anything to the power 0 क्या हुआ है ना, a to the power 0 is 1. तो ये पूरा 1 बन गया, क्या बचा, सेकेंड इनवर्स. उसी तरह आ जाते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे, ठीक है. सो n is equal to 2. तो यूनिट्स क्या हो गई, मोल्स पर लीटर 1 minus 2 s minus 1. 1 minus 2 is minus 1. तो क्या बन गया आपका, मोल इनवर्स लीटर s minus 1, ठीक है. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स एंड ऑल्सो फॉर योर कॉम्पिटिशन्स. क्लियर है. सो अगर आपको गैसेस दी हुई हैं तो यूजुअली गैसेस के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन की जगह, मोल्स पर लीटर की जगह क्या दिया होता है, प्रेशर. तो थोड़ा सा ही डिफरेंस करना है, तब आपका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए बस मोल्स ऑफ पर लीटर की जगह क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर, ठीक है, 1 माइनस एन एस माइनस 1। तो अब अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n जीरो है, तो क्या बन गया, एटमॉस्फेयर 1 माइनस जीरो एस माइनस 1, दैट इज एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सो सिमिलरली बाकियों का भी हो जाएगा, क्लियर है। So this is very important. In the next video we are going to talk about some numericals based on the order of the reaction and also the rate expression जो हमने सबसे पहले इस वीडियो में किया था। So if you like the video, please like it and please subscribe it. Thank you.